नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 54 नंबर का लेक्चर है। और इससे पहले लेक्चर में हमने ये जो हमारा 7 नंबर का यूनिट था पॉलिटी का, जिसको हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसका पहला चैप्टर जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हमने एकदम डिटेल में देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम हमारा ये जो 7 नंबर का यूनिट है पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उसका 2 नंबर का जो चैप्टर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप यूपीएससी बोलते हो, समझ गए, इसको एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है 2 नंबर का चैप्टर है 7 नंबर यूनिट का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूपीएससी आपने सुना होगा कि यूपीएससी के एग्ज़ाम वगैरह सुना होगा कि लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, समझ गए। तो ये आईएएस आईपीएस बनाने वाली जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होती है, तो ये यूपीएससी क्या होता है, समझ गए क्वेश्चन क्या आपको। क्वेश्चन ये है कि ये तो एग्ज़ाम होती है, हमने सुना यूपीएससी देने के बाद बंदा आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है। या जैसे एनडीए की एग्ज़ाम होती है, वो भी यूपीएससी बोर्ड कंडक्ट करवाता है। काफ़ी एग्ज़ाम, जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है ना, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसकी भी जो एग्ज़ाम होती है वो यूपीएससी बोर्ड कंडक्ट करवाता है। तो आप लोग को पता होगा यूपीएससी की मेंस की, प्री की, इंटरव्यू की सारी एग्ज़ाम जो होती है यूपीएससी बोर्ड द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो ये यूपीएससी बोर्ड जो है ना, ये क्या है, बोर्ड मतलब क्या है एक्चुअली, एग्जैक्ट क्या है ये। देखो, ये यूपीएससी बोर्ड ना, ये रिक्रूटिंग एजेंसी है हमारे देश की, रिक्रूट करती है बंदों को सर्विसेज के लिए। तो वही चीज़ आप आज हमारे लेक्चर में हम देखने वाले एकदम डिटेल में, ये यूपीएससी क्या होता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ना यूपीएससी के बारे में सारा का सारा लिखा गया है इन आर्टिकल्स में। देखो, आर्टिकल 315, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, ये जो सारे आर्टिकल देखो इसमें लिखा है। आर्टिकल 315 क्या बोलता है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट एंड यूनियन। उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये जो सर्विसेज, ये जो बॉडी कौन सा यूपीएससी बॉडी जो रिक्रूटिंग एजेंसी, ये जो रिक्रूट करती है, एग्जाम लेती है, तो उनके अंदर बॉडी में कितने लोग हैं, समझ रहे हैं, वो सर्विस क्या है एक्चुअली, स्टेट के लिए कितने लोग होते हैं और यूनियन के लिए कितने लोग होते हैं। वो जो बंदे होते हैं, जो सारे सारा टीम होती है, मतलब उनके सर्विस बोर्ड, उसमें कितने बंदे होते हैं टोटल, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनका मेंबर का टर्म मतलब कितने साल तक उनका काम होता है। इनको अगर अपने पद से हटाना हो, तो उनको सस्पेंड करना हो या पद से हटाना हो, तो इनका रिमूवल, सस्पेंशन वो कैसे होता है। इनके पास क्या क्या पावर होती है, एग्जाम तो कंडक्ट करवाते हैं, पर क्या क्या पावर होती है, इनके फंक्शंस क्या क्या इनको काम करने पड़ते हैं। और पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ, मतलब और भी पावर क्या होती है जो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इनके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनको खर्चा क्या होता है। और ये रिपोर्ट किस किस को भेजते हैं, ये रिपोर्ट निकालते होंगे ना साल भर की, हमने आज ये साल 2019 में हमने इतने एग्जाम लिए, इतने बंदे पास करवा दिए, तो ये रिपोर्ट किसको करते हैं, समझ गए। तो इतने आर्टिकल्स ना, इन आर्टिकल्स में हमें यूपीएससी बोर्ड देखना है। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 क्या बोलता है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट। हमारे देश में जो स्टेट्स हैं उनके लिए, जैसे स्टेट पीएससी होती, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, समझ गए, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये राज्य सेवा की जो एग्जाम होती है ना, इसको राज्य सेवा बोलते हैं, देखो मराठी में। तो वो हर एक स्टेट के लिए, और सेंटर के लिए क्या, यूनियन के लिए कौन सा है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो है ना, इसका गठन क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, ये आर्टिकल 315 बताता है एक्चुअली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 में ये चीज़ डाली गई है कि हमारे देश के लिए एक यूपीएससी का बोर्ड चाहिए और हर एक स्टेट में एक स्टेट पीएससी चाहिए। तो ये क्या है, यूपीएससी क्या है, फिलहाल हम यूपीएससी देख रहे हैं। यूपीएससी क्या है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। सेंट्रल लेवल पे जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, उन पोस्ट को बंदे रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए ये एजेंसी है, जिसका काम है कि रिक्रूट करना, एग्जाम लेना, इंटरव्यू लेना, समझ गए, और बंदा पास करवा के गवर्नमेंट को सौंप देना कि ये दो आपका बाय प्रोडक्ट, या अब इसको आप इसको मतलब ये कर दो, अपॉइंट कर दो किसी डिस्ट्रिक्ट में, या समझ जैसे आईपीएस हो, आईएएस हो। तो यूपीएससी क्या है, एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इन द सेंस दैट इट हैज़ बीन डायरेक्टली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई है। अभी जैसे हमने देखा आर्टिकल 315 से लेकर 323, ये जो आर्टिकल्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में डाले गए, पार्ट 14 में ये जो आर्टिकल्स डाले गए 315 से लेकर 323, ये डील करते हैं यूपीएससी से, समझ गए। ये यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो उसमें डाली गई। और क्या क्या डील करते हैं, मतलब यूपीएससी से डील मतलब क्या क्या होता है, इसमें सारी ये आर्टिकल्स में सारी चीज़ें लिखी। यूपीएससी का कंपोजिशन कैसा होगा, कितने लोग होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होंगी, उनको बम्बर का हटाना है तो कैसे हटाएंगे, उनकी इंडिपेंडेंस क्या है, उनके पावर एंड फंक्शन क्या है, ये जो सारी चीज़ें है ना, ये चीज़ें आर्टिकल 315 से लेकर 323 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में डाली गई। ओके, आगे देखो, ये जो बॉडी यूपीएससी, इसका जो रिकमेंडेशन होता है, ये जो रिकमेंड करती चीज़ों की, तो वो गवर्नमेंट को कि आप ये करो वो करो, समझ रहे क्या। वो रिकमेंडेशन, वो एडवाइजरी मतलब क्या, बाइंडिंग नहीं। अगर यूपीएससी का बोर्ड बोले गवर्नमेंट को कि हमें ना इस साल एग्ज़ाम लेनी ही चाहिए, कोरोना हो या ना हो,
तो वो बाइंडिंग नहीं, एडवाइजरी। तो पर अगर गवर्नमेंट को लगता है नहीं करना है, एग्ज़ाम नहीं लेनी चाहिए, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक्सटेंड कर सकती या एग्ज़ाम ले ही सकती। समझ गए? मतलब यूपीएससी बोर्ड जो रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को, वो बाइंडिंग नहीं है, वो सिर्फ एडवाइजरी है गवर्नमेंट को। मतलब ये नहीं, मैंडेटरी नहीं कि ये जो बोले वही करना है। समझ गए? तो ये हमने आर्टिकल 315 जो था उसमें हमने देख लिया कि पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक ये सारे जो चीज़ें, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इंडिपेंडेंस, पावर फंक्शन ऑफ यूपीएससी बोर्ड, ये इस आर्टिकल में आते हैं। यूपीएससी जो है वो सेंट्रल रिक्रूटिंग प्रोसेस है और उसके जो रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को, वो बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी। उसके बाद अपॉइंटमेंट देखते हैं। अब ये जो यूपीएससी के लोग हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? भाई तो मैं आपको बताता हूँ, टोटल फिलहाल यूपीएससी का जो बोर्ड है उसमें कितने लोग हैं मैं आपको बताता हूँ। टोटल 10 लोग हैं फिलहाल। समझ गए? और ये जो नंबर है ना, ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे होता है, डिस्क्रिप्शन पे कि कितना रखने हैं। अब देखते हैं कि चेयरमैन और अदर मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड इन द केस ऑफ यूनियन कमीशन एंड जॉइंट कमीशन बाय प्रेसिडेंट और इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन गवर्नर। मतलब देखो, एक तो होता है यूपीएससी, ये होता है यूनियन के लिए। ओके, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे ना आपको एक नया स्लाइड लेके बताता हूँ। अब होता क्या क्या है, एक होता है यूपीएससी, ओके, ये होता है पूरे इंडिया के लिए। दूसरा होता है स्टेट पीएससी, ये होता है एक स्टेट के लिए। और तीसरा होता है जॉइंट पीएससी, समझ गए, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये होता है टू और मोर। मतलब यूपीएससी पूरे देश के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी बोर्ड। स्टेट पीएससी हर एक स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में पता है ना, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी, गुजरात जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, हर एक स्टेट के लिए होती है। बट ना एक जेपीएससी भी होता है, जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन। मतलब कोई अगर दो स्टेट मिला के अगर एक ही बॉडी, जैसे पंजाब और हरियाणा में शुरुआत में था, उसका वो जो था वो जेपीएससी था, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। दोनों स्टेट के लिए वो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, दो और ज़्यादा के लिए, तो वो एक होता है। तब इधर क्या लिखा है इन्होंने ऐसा बोला है कि जो बंदे इनके जो लोग अपॉइंट होते हैं, वो लोग की अपॉइंटमेंट जो होती है ना, अगर बात की जाए यूपीएससी की और ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये दो की जो अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट करते हैं। और स्टेट पीएससी के जो बंदे उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनके अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। समझ गए भाई आप? यहाँ पे देखो, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन कमीशन जो है यूपीएससी, उसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। उनको अपॉइंट, उन बंदों को प्रेसिडेंट करते हैं। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको अपॉइंट गवर्नर करते हैं। उसके बाद उनकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ कंपोजिशन हैज़ लेफ्ट मैटर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट हु डिटरमाइंस इट्स कंपोजिशन। मतलब प्रेसिडेंट जो है उनके ऊपर रखा जाता है कि आपको कितना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि 20 लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट के मन के ऊपर रखा है। तो फिलहाल अभी 10 ही लोग ही, समझ यूपीएससी में प्रेसिडेंट के कौन तय करता है? ये पार्लियामेंट नहीं तय करती, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं तय किया है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तय करती है। उसके बाद नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब फॉर कमीशन मेंबरशिप एक्सेप्ट एज नियरली एज हाफ ऑफ द इट्स मेंबर ऑफ every public service commission shall be person who have held office at least for 10 years either in government of India or government of state। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि देखो इसका जो क्वालिफिकेशन है कि अगर कोई बंदे को यूपीएससी का मेंबर बनाना है, यूपीएससी बोर्ड का 10 मेंबर है उसमें मेंबर बनाना है, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्वालिफिकेशन नहीं डिस्क्राइब किया है, बस इतना बोला है कि टोटल के जो हाफ है, समझ गए क्या? टोटल के जो हाफ है वो क्या होने, मतलब वो कौन से बंदे होने चाहिए? वो ऐसे बंदे होने चाहिए जिन्होंने एटलीस्ट 10 साल तक स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल तक इन्होंने कोई बड़े पद पे, मतलब इन्होंने ये ऑफिसर्स थे, यूपीएससी या एमपीएससी का ऑफिसर थे ये 10 साल तक। एक तो ये यूपीएससी मतलब एमपीएससी मतलब स्टेट पीएससी, ये किसी भी स्टेट के देश के किसी भी स्टेट में 10 साल तक स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे एज ऑफिसर, या सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल तक एटलीस्ट इन्होंने काम किया एज ऑफिसर। ऐसे कितने मेंबर? हाफ मेंबर, टोटल मेंबर कितने? 10 ना, तो 5 मेंबर तो ऐसे होने चाहिए बोर्ड में। समझ गए? ये बस उसकी क्या है, ये दी गई कंडीशन, बाकी इनका क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है। समझ गए? आगे क्या है? चेयरमैन एंड मेंबर, इनका एज और क्या होता है, मतलब टेन्योर क्या है इनका? देखो इनका जो टेन्योर है ना, इनका 6 साल और 65 ईयर। मतलब अगर कोई बंदा है, इसको अगर 50 साल का है वो, और उसको अगर अपॉइंटमेंट कर दी जाती है तो 56 जब हो जाएगा उसका साल, तब उसको रिटर्न होना पड़ेगा इस पद से, मेंबरशिप से। समझ गए? या कोई बंदा है उसको 63 साल का है वो, और उसको मेंबर बना दिया, तो वो भले उसकी 6 साल की टर्म है, मतलब 63 मतलब क्या, वो 63 मतलब 6 साल, मतलब लगभग वो 69 तक कर सकता है। पर इधर कंडीशन दूसरी क्या है, एज 65 थे तो उसको 65 होने के बाद वापस रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब दोनों में से जो जल्दी आएगा, वट एवर इज़ अर्लियर, जो दोनों में से जो जल्दी आएगा उतना उसका टेन्योर है। मतलब अगर उसका 6 साल
की टर्म है और अगर उसका 65 ईयर 6 साल टर्म करने के बाद 55 ईयर उसके कंप्लीट नहीं होते, पहले हो रहे 6 साल की सर्विस, उसको रिटायर होना पड़ेगा। बट अगर उसको जैसे 60 साल का है, 60 साल का बंदा है और उसको अपॉइंट कर दे यूपीएससी का मेंबर, उसकी टर्म 6 साल की, बट वो 6 साल काम नहीं कर सकता क्योंकि फिर 65 को उसको रिटायर होना पड़ेगा। समझ रहे? तो 1 साल पहले उसको रिटायर होना पड़ेगा। समझ गए ना? 65 ईयर और 6 साल, ये उनकी विच एवर इज़ अर्लियर, ये इनके टर्म है होल्ड ऑफिस, मतलब ये तब तक ऑफिस को काम कर सकते हैं। अब जो यूपीएससी के जो 10 मेंबर होते हैं उनमें से एक बंदा ना, उसमें से एक बंदे को चेयरमैन बनाया जाता है। 2 सर्कमस्टेंसेस में, मतलब 2 सिचुएशन में, ये 2 टोटल मेंबर होते हैं, उनमें से एक बंदे को यहाँ पे यूपीएससी का मेंबर बनाया जाता है। कौन से 2 सर्कमस्टेंसेस होते हैं? सबसे पहले क्या है, अगर चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट हो जाता है, मतलब चेयरमैन अगर जो है वो चेयरमैन का पद खाली हो जाता है तो 10 में से एक को चेयरमैन बनाया जाता है। या अगर जो चेयरमैन है ऑलरेडी वो ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन, अगर वो अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे ड्यू टू एब्सेंस और सम अदर रीज़न, क्योंकि वो एब्सेंस है, मतलब एब्सेंट है, या अदर रीज़न जैसे कि वो बीमार है, कुछ भी हो, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, ये 2 सर्कमस्टेंसेस में यूपीएससी का जो मेंबर है, चेयरमैन है, उसको चुना जाता है इनमें से ही। समझ गए? तो यहाँ तक हमने आर्टिकल 315 देखा और 316 देखा, अपॉइंटमेंट एंड टर्म। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 317। आर्टिकल 317 क्या बोलते हैं? अगर यूपीएससी का कोई मेंबर है, ये 10 मेंबर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें से अगर कोई मेंबर है जिसको अपने पद से हटाना है, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको अगर अपने पद से हटाना है तो फिर कैसे हटाएंगे? देखो यहाँ पे, चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस of his office by the order of president on the ground of misbehavior after Supreme Court on reference being made to it by the president that had held an inquiry and recommended removal। मतलब ये क्या बोल रहे हैं? देखो, कोई बंदा है यूपीएससी का बोर्ड का मेंबर है, भले चेयरमैन हो या मेंबर हो, उसने मिसबिहेव किया है, वो मिसबिहेव के चार्जेस में उस पर मतलब एलिगेशन लगी, तो और वो एलिगेशन जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो सुप्रीम कोर्ट को उसका जो मतलब मिसबिहेवियर वाला केस है वो भेज देते हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर जाँच करती है, समझ रहे क्या, रेफरेंस बीइंग मेड टू द प्रेसिडेंट एंड इंक्वायरी अगर करते हैं उस पर, अगर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी में पाया जाता है कि हाँ ये बंदे ने सच में मिसबिहेवियर किया था और ये यूपीएससी के बोर्ड में फिट नहीं बैठता, तो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करते कि हाँ इसको आप रिमूव कर दो। किसको रिकमेंड करते हैं? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट फिर उसको रिमूव कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी वो बाइंडिंग है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ इसको निकालना है और बाद में अगर प्रेसिडेंट का मूड चेंज हो गया यार रहने दो इसको नहीं निकालते, तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए? एंड रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर ऑफ ग्राउंड। समझ क्या मतलब? कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैनर लिखी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें मेंशन की उसके हिसाब से इसको निकाला जाता है और वो अपनी सिक्योरिटी ऑफ टेनर को एंजॉय करता है, मतलब बाकी जो चीज़ है उसको एंजॉय करता है। बट अगर कोई बंदा, वापस बताता हूँ, कोई बंदा है यूपीएससी का बोर्ड का मेंबर है, चेयरमैन है या बाकी कोई, समझ रहे 10 मेंबर है, उसमें से कोई बंदा है वो अगर मिसबिहेवियर, ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर के चार्जेस में अगर फंस जाता है तो उसकी कंप्लेंट जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है इसकी कंप्लेंट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो भेजते हैं इसका मैटर। सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है हाँ ये बंदा है ना सच में मिसबिहेव, मतलब ये इसमें जो इस पर एलिगेशन लगे इसमें ये सच में सही हो सारे एलिगेशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं कि हटा दो इसको, रिमूव कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिकमेंडेशन देता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ बाइंडिंग होती है, फिर उसको उनको उस पर हटाना पड़ता है। समझ गए? तो ये था रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आर्टिकल 317 देखा। अब देखते हैं आर्टिकल 320 देखते हैं डायरेक्ट। इसमें क्या है, पावर दी हुई। पावर क्या होती है देखो यहाँ पे 317 18 होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे 20 नहीं। फंक्शन पावर कहाँ पे गया, रिमूवल के बाद ये फंक्शन पावर उल्टा हो गया क्या? ओके यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, या उसमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। उनके फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहले क्या है आप मुझे बताओ, यूपीएससी का सबसे पहला काम क्या है? कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ यूनियन। यूनियन के सर्विसेज कौन से? आईएएस मतलब कलेक्टर वाला, उसके बाद आईपीएस, उसके बाद समझ रहे क्या, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, उसके बाद आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, उसके बाद आईएफएस दूसरा भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये भी। तो ऐसे जो एग्ज़ाम है अलग अलग वो कंडक्ट करवाना, मतलब एग्जाम को कंडक्ट करवा, एग्जामिनेशन को फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ यूनियन। यूनियन के जो सर्विसेज है उसमें बंदे को अपॉइंटमेंट करने के लिए इनका सबसे पहला काम जो है वो है एग्जाम कंडक्ट करवाना। उसके बाद क्या है, रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर यूनियन थ्रू कंडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। देखो ये जो यूनियन के जो सर्विसेज है, पोस्ट है, उसमें बंदों को हायर करने के लिए, मतलब उसमें लोगों को भरने, कैंडिडेट को भरवाने के लिए
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कंडक्ट करवाना, ये इनका काम है। उसके बाद रिक्रूटमेंट टू द सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू द इंटरव्यूज। एक तो डायरेक्ट क्या है अपॉइंटमेंट करना, वो अपॉइंटमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना, दूसरा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाना, और तीसरा क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्शन जो होता है थ्रू इंटरव्यू, जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू, मतलब ये जो आईएएस वाला इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी यूपीएससी बोर्ड कंडक्ट करवाता है। तो ये बंदों का इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाना, ये काम भी किसका है, ये काम भी यूपीएससी बोर्ड का है। एडवाइजिंग ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑन प्रमोशन एज वेल एज ट्रांसफर ऑन डिप्यूटेशन। तो एडवाइस करना कि कोई बंदा है, सुटेबिलिटी ऑफ पर्सन, कौन सा बंदा सुटेबल है किस काम फॉर अपॉइंटमेंट, कौन सा अपॉइंटमेंट के लिए, ऑन प्रमोशन के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा बंदा सुटेबल है, ये एडवाइस करना। और ट्रांसफर ऑन डिप्यूटेशन, किसी को अगर डिप्यूटेशन पे ट्रांसफर करना है तो ये चीज़ भी एडवाइस करना, समझ गए। उसके बाद आगे एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन द मैटर रिलेटिंग टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि हम ना जैसे अलग अलग सर्विसेज है उसकी रिक्रूटमेंट कैसे होंगी, अलग अलग सर्विसेज की और पोस्ट की रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर क्या होगी, किस तरीके से हमने ये अलग अलग सर्विसेज जो है, जैसे गवर्नमेंट अगर इनको पूछती यूपीएससी को कि कल हमें अलग एग्जाम लेनी, मेडिकल के लिए यूपीएससी टाइप के एग्जाम लेनी, तो फिर उसकी रिक्रूटमेंट कैसे होंगी अलग अलग पोस्ट की सर्विसेज की, ये चीज़ पे एडवाइस करना। और इनकी एडवाइस गवर्नमेंट को बाइंडिंग है या एडवाइजरी गवर्नमेंट अगर मन चाहे तो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती। यहाँ पे देखो डिसिप्लिनरी केसेस रिलेटिंग टू द डिफरेंट सर्विसेज। उसके बाद मिसलेनियस मैटर रिलेटिंग टू ग्रांट टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेंशंस क्या है रिइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। ये जो चीज़ें है ना ये भी यूपीएससी देखती है। अब यहाँ पे देखो क्या बताया है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू कंडक्ट यूपीएससी इन द मैनर, मतलब ऊपर जो मेंशन किया उसके तरफ एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट हैज़ नो रेमेडी इन द कोर्ट। मतलब अगर ये पब्लिक सर्वेंट जो है उसको कोर्ट में कोई रेमेडी नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे बताती कि यूपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में गवर्नमेंट यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में फेल हो चुकी, समझ गए। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखो उल्टा हो गया था एक्चुअली। पावर यहाँ पे पावर क्या है, पावर यूपीएससी के पास क्या क्या है, एडिशनल फंक्शन रिलेटेड टू सर्विसेज ऑफ यूनियन कैन बी कन्फर्ड बाय यूपीएससी बाय पार्लियामेंट। देखो पावर टू एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें एक ही चीज़ है बस, यूपीएससी सर्विस कमीशन का जो अगर पावर एक्सटेंड करना है, जैसे इनके पास अभी इतनी पावर दी, इस पावर को और बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, तो यही कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट में एक्ट ला के इनको पावर बढ़ाई जा सकती है। जुरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय द एक्ट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो एक्ट से उस पार्लियामेंट में अगर कोई एक्ट लाके इसकी जुरिडिक्शन उसको बढ़ाया जा सकता है, उसके बिना नहीं बढ़ाया जा सकता, समझ गए आप। इधर देखो इट कैन ऑल्सो बी प्लेस द पर्सन, मतलब देखो इन अथॉरिटी कॉर्पोरेट बॉडी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये इन लोग को भी यूपीएससी के जुरिडिक्शन के अंदर डाला जा सकता है। कब, पार्लियामेंट में बिल लाके, वैसे नहीं डाल सकता, समझ गए। तो अगर यूपीएससी की पावर को बढ़ाना है तो प्रेसिडेंट नहीं करते ना बाकी समझ रहे गवर्नर करते, ना यूपीएससी के बोर्ड के मेंबर इनकी खुद की पावर बढ़ा सकते हैं। इनकी पावर को बढ़ाना है तो आपको पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यूपीएससी जो है ना यूपीएससी बोर्ड ये एनुअली रिपोर्ट निकालता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, यूपीएससी प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, रिपोर्ट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस का रिपोर्ट जो है साल भर का ये प्रेसिडेंट को पास भेजते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ यूपीएससी इज एडवाइजरी नेचर नॉट बाइंडिंग, ये तो मैंने पहले बताया कि इनकी जो रिकमेंडेशन होती है ये एडवाइजरी, मतलब ये बाइंडिंग नहीं है, ये अगर गवर्नमेंट का मन चले तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगी, समझ गए। प्रेसिडेंट प्लेट्स दिस रिपोर्ट, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को पेश करते कहा बिफोर द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह, अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द केसेस वेयर एडवाइस ऑफ कमीशन इज वॉज नॉट एक्सेप्टेड एंड द रीजन फॉर सच नॉट एक्सेप्टेंस। मतलब देखो इन्होंने जो एडवाइस दी है, ये प्रेसिडेंट ये जो रिपोर्ट आता है, जैसे साल भर इन्होंने काम किया, रिक्रूटमेंट की सारा किया, ये अपने परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट है, जैसे हमने आज इस साल यूपीएससी के इतने एग्जाम कंडक्ट करवाए, इतने इंटरव्यू हुआ, मेंस में इतने बच्चे थे, इतने बच्चे पास हो गए, आईपीएस के लिए इतने भेजे, आईएएस के लिए इतने भेजे, फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम कंडक्ट करवाया, मिलिक का भी एग्जाम कंडक्ट करवाया, ये सारा जो रिपोर्ट इनका साल भर का ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रख देते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को ला के जाते हैं, ये राज्यसभा के पास रखते हैं सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चर्चा के लिए, और उसके बाद लोकसभा के पास भी रखते हैं इस रिपोर्ट को। और उसमें जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी, जैसे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया होगा कि आप एक काम करो, इनका एज बढ़ाओ, उनका एज घटाओ एग्जाम का, तो ये अगर रिकमेंडेशन अगर एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, बट कुछ अगर रिकमेंडेशन ये एक्सेप्ट नहीं करते, कौन, पार्लियामेंट या मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट, तो उधर रीजन देना पड़ता है नॉन एक्सेप्टेंस का कि ये क्यों हमने एक्सेप्ट नहीं किया, समझ गए। ऑल सच केसेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी जिसको हमने देखा था, जिसके आप चेयरमैन कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन ही, समझ गए। तो ये जो यूनियन कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन है ना, यूनियन कैबिनेट, इसकी कमेटी ने एक्सेप्ट करना चाहिए, ये जो नॉन एक्सेप्टेंस है
ये कमेटी द्वारा अप्रूव होना चाहिए। समझ गए। इंडिविजुअल मिनिस्टर या डिपार्टमेंट नहीं बोल सकता कि इनके पास पावर नहीं रिजेक्ट करने के लिए, यूपीएससी के एडवाइस को रिजेक्ट करने की पावर इनके पास नहीं है। ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट है ना, यही इसको रिजेक्ट कर सकती। उसके बाद क्या था, उसके बाद यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, विजुअलाइज द यूपीएससी टू बी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोला है कि यूपीएससी जो है वो वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया है। मतलब क्वेश्चन आता है कि वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया इज, मतलब डैश 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 नोन एज द वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। तो उसका आंसर है यूपीएससी। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया है कि ये जो यूपीएससी बोर्ड है ये हमारे देश के जो मेरिट सिस्टम है इसका वॉच डॉग है, इसको देखने वाला समझ रहेगा, मतलब रखवालदारी करने वाला वॉच डॉग है। समझ गए। उसके बाद क्या है आगे, इंडिपेंडेंस। अब ये जो बंदे यूपीएससी के, इनके पास थोड़ा इंडिपेंडेंस भी होता है। तो वो क्या होता है, द एंटायर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द सैलरी अलाउंसेस पेंशन of the chairman and member of UPSC are charged on the consolidated fund of India, thus they are not subject to vote of parliament। मतलब देखो पार्लियामेंट में जब बजट आता है ना तो दो टाइप की चीज़ें होती है वहाँ पे बजट में। एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है एक तो कंसोलिडेटेड होता है, दूसरे पब्लिक फंड, और दो अलग फंड होते हैं। तो ये कंसोलिडेटेड फंड जो होता है ना, इसमें वोट नहीं होता। वोट मतलब इसको पास ही करवाना पड़ता है हर साल बजट में। तो इसमें ना ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होती है उनकी सैलरी वाले डाली होती। तो अगर ये उस फंड से अगर किसी को मतलब पैसा मिल रहा है तो कुछ भी हो जाए उनका पैसा कभी कटता नहीं। तो ये ना पॉलिटिशियन से डरते ना मतलब गवर्नमेंट से डरते ये लोग, समझ गए। तो ये जो लोग हैं ना अभी यूपीएससी के बोर्ड वाले, इनका पैसा भी उधर से आता है। तो इंडिपेंडेंस मतलब उनको ये इंडिपेंडेंस है कि कल गवर्नमेंट अगर ये गवर्नमेंट के खिलाफ जाके कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट को मतलब बात सुनते हैं, गवर्नमेंट अगर कोई इनको कोई झोल करने को बोल रहा है, ये झोल नहीं करते, तो गवर्नमेंट इनका पैसा वैसा नहीं काट सकती क्योंकि इनका पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, जिसको वोट नहीं करना पड़ता बजट के टाइम पे। ये नॉट सब्जेक्ट टू वोट इन पार्लियामेंट। उसके बाद ये जो यूपीएससी के चेयरमैन है ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट में एलिजिबल नहीं है। समझ गए। बाद में ये एलिजिबल नहीं है, अगर यूपीएससी का चेयरमैन बोल रहा हूँ, और यूपीएससी का जो मेंबर है ये एलिजिबल फॉर अपॉइंट चेयरमैन, ये यूपीएससी का जो बाकी मेंबर है चेयरमैन छोड़ के ये एलिजिबल है चेयरमैन बनने के लिए यूपीएससी का, बट बाकी जो सर्विसेज है, समझ गए, यूपीएससी एक तो अपॉइंटमेंट फॉर एज ए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट बैंक कमीशन, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट में ये बाकी एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। बस मेंबर जो चेयरमैन यूपीएससी का वो तो कहीं एलिजिबल नहीं, उसका एक बार रिटायर हो जाए उसको घर बैठना ही, बट जो मेंबर है वो चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल है, बाकी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं। और चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी इधर देखो यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड फर्स्ट टर्म। इनका जब एक टर्म कंप्लीट हो जाता है ये इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड टर्म। मतलब कोई बंदा, हमने देखा ना 65 और इनका एज क्या होता है 65 और 6, कोई बंदा है वो 50 साल में ही चेयरमैन ये बन गया, मेंबर बन गया यूपीएससी का, या चेयरमैन बन गया यूपीएससी का, उस या मेंबर या चेयरमैन कोई भी बन गया, तो 6 साल बाद 56 साल का हो गया, वो एज उसकी 56 हो गई, तो 6 साल कंप्लीट हो गए, तो इसको यहाँ पे क्या हो, एक टर्म खत्म हो गया, तो ये रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। भले इसका एज 65 से कम है, इसको रीअपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती। समझ गए। तो ये इंडिपेंडेंस यहाँ पे यूपीएससी के बोर्ड को। तो इस तरीके से हमने हमारा जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का जो 2 नंबर का लेक्चर था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हमने इतने डिटेल में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट पब्लिक सर्विस जो होता है, जैसे कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, ये हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय।